हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, वो भी एडवांस लेवल पे। एंड यू डोंट वरी, जो आपका 2024 और 2025 का सिलेबस है ना, 2024-25 वाले बैच का सिलेबस है, उसमें से एक एक पॉइंट मैंने पहले ही देख लिया है कि कौन कौन सा टॉपिक मिसिंग है, कौन कौन सा टॉपिक कट हुआ है। तब जाके ये नोट्स जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो तब जाके चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन नोट से। सो यू डोंट वरी, हर एक चीज़ इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। ये जो पीडीएफ है नोट्स की, इसी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ओके। और वहीं पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस विदाउट एनी देरी। एंड फर्स्ट सेशन है हमारा एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। One of the most important thing about IT कोड 402 इज़ कि स्टेप्स आएंगे या नहीं आएंगे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू। बहुत सारे बच्चे मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसके स्टेप्स आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, अगर यही फर्स्ट वाले देख लेते हैं, डाटा कंसोलिडेशन, इसके स्टेप्स हैं। अब मैं इसके स्टेप्स आपको एज अ थ्योरी पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ सर के ऊपर से चला जाएगा कि क्या बोल रही हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये स्टेप्स तभी समझ में आएंगे जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। कि डाटा कंसोलिडेशन करते कैसे, उसे प्रैक्टिकली करके देखोगे तब ये स्टेप्स आपको याद होंगे। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा जैसे मैं बोलूँगी भी तो, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, वैसे तो आपके स्कूल्स में ये सारे लैब में करवाने टीचर को। तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, टीचर जो है वो लैब में इन सब चीज़ों को कराते ही नहीं है, लैब में लेके ही नहीं जाते बच्चों को, ठीक है, कंप्यूटर लैब में। तो अगर आपको नहीं भी लेके जाते तो आपके घर में कंप्यूटर होगा, ठीक है। या फिर अगर कंप्यूटर नहीं है तो फिर साइबर कैफ़े होगा, फ़ोन होगा, वहाँ पर आप स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड वहाँ पर इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखना। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तब आपको अपने आप स्टेप्स याद हो जाएंगे। एंड ये सबको स्टेप्स याद करने हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है ताकि आपको प्रैक्टिकल भी आ जाए इनका। और स्कूल में करवाए तो वेल एंड गुड, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं करवाते हैं तो फिर आपको खुद करने हैं और तभी आपको स्टेप्स याद होंगे। मैं जो हूँ आपको मीनिंग बताऊंगी और ये नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। तो वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड करना, जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उसको परफॉर्म करके देखना और तभी वहीं की वहीं आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और स्टेप्स भी याद हो जाएंगे। एंड मेक श्योर यू लर्न ऑल दीज, ठीक है। स्टेप्स भी याद कर लो क्योंकि यू नेवर नो कि कब क्या आ जाए, ओके। तो स्टेप्स याद करना आपके हाथ में, मैं आपको थ्योरी कराऊंगी। समझ में आ रही है बात? ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशन नंबर 1, एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि भाई डाटा कंसोलिडेशन क्या होता है। अब स्प्रेडशीट क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। आपने वो मैथ्स की कॉपी देखी होगी, ऐसे बड़े बड़े रेक्टेंगल वाली कंप्यूटर में जिसके अंदर डाटा एंट्री करते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, ओके। तो स्प्रेडशीट बहुत सारी होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब अगर हमारा मन है कि यार शीट 1, शीट 2, शीट 3 का जितना भी डाटा है सारा का सारा एक स्प्रेडशीट में आ जाए, मास्टर स्प्रेडशीट में आ जाए, मास्टर वर्कबुक में आ जाए। उस मास्टर वर्कबुक का नाम मैं शीट 4 रख देती हूँ और इस शीट 4 में शीट 1 का भी डाटा आ जाए, शीट 2 का भी और शीट 3 का भी। तो ऐसा करने को क्या कहते हैं हम, डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन से ही हम सेपरेट वर्कशीट का जितना भी डाटा है वो मास्टर वर्कशीट के अंदर ला सकते हैं। मतलब सारी वर्कशीट जितनी भी सीरीज़ हैं वर्कशीट की, उन सभी का डाटा जो है वो हम एक सिंगल वर्कशीट में समराइज़ कर सकते हैं, उसे हम डाटा कंसोलिडेशन कहते हैं। और ये इसके स्टेप्स है कि आप कैसे करोगे डाटा कंसोलिडेट, वो आप ये स्टेप्स पढ़ोगे और अभी की अभी करके देखोगे रियल लाइफ में कि कैसे डाटा कंसोलिडेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सब टोटल क्या होता है। अब जैसे आपकी उस स्प्रेडशीट में बहुत सारे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और आप उन सभी वैल्यूज़ को सभी को ऐड करना चाहते हो, सब टोटल करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम है, रोज़ भी हैं और कॉलम भी हैं। उन सभी रोज़ एंड कॉलम में डेटा लिखा हुआ है, उन सभी का सब टोटल करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू सब टोटल। कहाँ से कहाँ तक का सब टोटल करना चाहते हो, A2 से F2 तक,
ठीक है, और फिर आप कर दोगे एंटर, तो आपका ये जो A2 से F2 के सेल तक जितने भी रोज एंड कॉलम आते हैं उन सभी का सब टोटल हो जाएगा। और एरे का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो सब टोटल का क्या मतलब होता है, टोटल हो जाता है, ऐड हो जाता है सारा का सारा डाटा जो कि एक अरे में, यानी कि जितने भी रोज एंड कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है और तब सब टोटल का फंक्शन लगाया है उसमें सारा डाटा ऐड हो जाएगा या फिर टोटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता टोटल। ये इसके स्टेप्स है कि आप कैसे रियल लाइफ में सब टोटल करोगे, तो वो आपको करके देखना है। नाउ यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियोज। अब सिनेरियोज होती हैं कुछ सिचुएशंस, क्या होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं सिनेरियो, और आपको क्या करना है, उन सिचुएशंस में अप्लाई करना है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब क्या होता है, क्या होगा अगर, ये वाले अगर क्वेश्चन आते हैं व्हाट इफ, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, ठीक है। तो सिनेरियोज जो होते हैं या सिचुएशंस जो होती हैं वो एक ऐसी टूल होती हैं जिसमें हम टेस्ट कर सकते हैं व्हाट इफ क्वेश्चन को। जैसे मान लो अब यहाँ पर देखो, आपके पास जैसे आप एक्सेल पे काम करते हो तो आपके पास एक सिचुएशन बार बार आ रही है और आपको बार बार ही फंक्शन लगा के देखना पड़ रहा है ना, दोबारा दोबारा सेम काम करना पड़ रहा है, ठीक है। बार बार वो सिचुएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन आई जा रही है लेकिन काम एक ही होना है। जैसे फॉर एग्जांपल, और आप हर एक सिनेरियो को ना खुद से भी नेम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट की है, कितनी करी है इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट डालते हो आप हर महीने, 50,000 रुपये की। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट है इसका रिटर्न जो है वो बदलता रहता है हर महीने। जैसे कभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.5, कभी आपको मिलेगा 7.2, कभी आपको मिलेगा 6% का इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बदलता रहता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो आपने एक सिनेरियो बना दिया 6% का, एक सिनेरियो बना दिया 6.5% का, और एक सिनेरियो बना दिया 7.2% का, ठीक है। तो आप जो है वो बार बार फॉर्मूला लगाने से अच्छा ये देख सकते हो कि मान लो अगर मेरा सिनेरियो जो है S1 है तो बताओ मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो आप जो है अपने अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग सिनेरियो को नेम भी कर सकते हो, उनको एडिट भी कर सकते हो, उनको फॉर्मेट भी कर सकते हो। और ये जो सिनेरियो है वो व्हाट इफ क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ आई इन्वेस्ट 50,000, या फिर इस तरीके से आप देखो व्हाट इंटरेस्ट विल आई गेट इफ आई इन्वेस्ट 50,000 at 6.0%। समझ में आ गया? तो ये आपने सिनेरियो बना लिया, सिनेरियो S1, और आपने व्हाट इफ क्वेश्चन का आप आंसर भी पा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है व्हाट इफ सिनेरियोज का यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके से ये आपके स्टेप्स है जो कि आपको सिनेरियो बना के देंगे, एंड ये सारे स्टेप्स पढ़ के आपको सिनेरियो बनाना है, इसको आप सीख लो। नाउ नेक्स्ट इज गोल सीक। गोल सीक क्या होता है, यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यूज। बाय कॉन्ट्रास्ट गोल सीक ऑप्शन अंडर द टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में आपको एक गोल सीक ऑप्शन दिखता है, और ये जो है इट हेल्प्स टू फाइंड वैल्यूज व्हाट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। कि आपको जिस टाइप का, अब जैसे देखो एक मास्टर वर्कशीट है और आपको उस मास्टर वर्कशीट में आपने पूरे साल का काम कर रखा है, और उसमें से आपको एक चीज़ ध्यान आती है कि मुझे वो वाली वैल्यूज़ चाहिए थी, अब ये ध्यान नहीं आ रहा कि वो वैल्यूज़ है कहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है ना, और मुझे उन वैल्यूज़ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने थे, और मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट भी चाहिए था। तो जिस टाइप का आपको रिजल्ट चाहिए, जिस टाइप की वैल्यूज़ पे, उन वैल्यूज़ को ये फाइंड करता है गोल सीक, और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट ये ला के देता है गोल सीक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये देखना है कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं 40, उन सब का डेटा आपने फिलअप कर रखा है, और उन सब के FA1 के मार्क्स जो हैं आपने सेव कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको, और अब पूरे इस मास्टर वर्कशीट में FA2 का भी डाटा है, इंटरनल्स का भी डाटा है, SA1 का भी डाटा है, SA2 का भी डाटा है, क्विजेस का भी डाटा है, सबके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि FA1 की वैल्यूज़ का है, एक तो मुझे वो फाइंड करके दो, दूसरा ये बताओ कि FA1 में टॉप 5 स्कोरर्स कौन से थे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ छोड़ने में, और ये जो मैं चाहती हूँ कि टॉप 5 रिजल्ट किसका था, ठीक है, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करवाने में गोल सीक मेरी हेल्प करेगा। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट है सॉल्वर। सॉल्वर भी आपको टूल्स मेन्यू में ही मिलेगा।
और ये गोल सीक का कुछ एलैबोरेटेड फॉर्म में एक्सपेंडेड वर्जन है। सॉल्वर में बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे ऐसे वेरिएबल आपने मैथ्स में देखे हैं ना, सीखे हैं ना, और इक्वेशंस भी सीखी है आपने मैथ्स में। तो वही सारे मैथमेटिकल वेरिएबल्स, ऑपरेशंस एंड इक्वेशंस जो है वो आपके सॉल्वर में आते हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल्स, इक्वेशंस, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द रिजल्ट। तो ये सॉल्वर जो है एडवांस वर्जन होता है गोल सीक का, और काम एक ही होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेशन नंबर 2, लिंकिंग डाटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक एंड लिंकिंग द सेल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, आप 2 या 2 से ज़्यादा स्प्रेडशीट को लिंक कर सकते हो, डाटा को लिंक कर सकते हो, हाइपर लिंक को लिंक कर सकते हो, सेल्स को लिंक कर सकते हो। अब वो कैसे, ठीक है। स्प्रेडशीट हमें ये अलाउ करती है कि हम बहुत सारी वर्कशीट में जितने भी सेल्स हैं उनको एक जगह हम लिंक कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया भी हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ। देखो शीट नंबर 1 में D3 नाम का सेल है, उसमें मेरा इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और शीट नंबर 2 में C3 नाम का सेल है जिसके अंदर 6000 लिखा हुआ है इंटरेस्ट की जगह पर, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि शीट 3 में लिंक हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि शीट 3 में लिंक हो जाए मेरा डेटा, तो मैं कैसे लिखूंगी, शीट 1 D3 इंटरेस्ट प्लस शीट 2 C3 6000 और एंटर दबाऊंगी। तो फिर ये जो है क्या आ जाएगा मेरा, यानी कि शीट 1 का डाटा और शीट 2 का डाटा जो है वो मास्टर वाली शीट में आ जाएगा। यानी कि शीट 1 का जो डाटा सेल था D3 और शीट 2 का जो डाटा था सेल था C3 वाला, तो ये दोनों जो है सेल लिंक कर गए किसमें, एक मास्टर वर्कशीट में या फिर मास्टर स्प्रेडशीट में। तो हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह पर। हम जो है नई नई शीट्स भी लेके आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भी जिस भी शीट पे आप करंटली काम कर रहे हो, तो उस पर जैसे कोई न्यू शीट है तो उस पर ऑटोमेटिकली शीट 1 लिखा आता है नीचे की साइड पे या ऊपर की साइड पे। अगर आपको नई शीट लगानी है तो शीट 1 के साइड पे ही एक प्लस का साइन आएगा, उसको प्रेस करते ही आप न्यू शीट ले आओगे। या फिर और अगर आपको दूसरे तरीके से न्यू शीट को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब पे जाना, शीट सिलेक्ट करना मेन्यू बार से, या फिर आप जो है टैब पर क्लिक करना और सिलेक्ट करना इंसर्ट शीट। तो इस तरीके से जो है आप न्यू शीट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको अपनी शीट का नाम चेंज करना है तो उस पर राइट क्लिक करके अपना शीट का नाम भी चेंज कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके आप जो शीट का नाम ऑलरेडी है, जैसे शीट 1 नाम है, इसी के ऊपर डबल क्लिक कर दिया और शीट का नाम चेंज कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। सेल रेफरेंस क्या होता है, अ सेल रेफरेंस रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल इन अ वर्कशीट दैट कैन बी यूज्ड इन फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यूज। सेल रेफरेंस मतलब होता है कि जैसे हमने एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लिया कि मैं A2 वाले कॉलम में जो हूँ ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्हीं रेंज ऑफ सेल्स पे सब टोटल का फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो है क्या बन गया, सेल रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंसिंग अदर शीट, आप जो है दूसरी शीट्स को रेफरेंस कर सकते हो या तो कीबोर्ड से या माउस से, ठीक है। कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास एक शीट है, शीट नंबर 4, और शीट नंबर 4 में मुझे रेफ़र करनी है शीट नंबर 1, ठीक है, कि मैं शीट नंबर 1 पे क्लिक करूँ और शीट नंबर 1 शीट नंबर 4 में ही खुल जाए। तो शीट नंबर 1 का जो भी पाथ है, जो भी URL है, ठीक है, जो भी लोकेशन है मेरे कंप्यूटर में जहाँ पर शीट 1 मेरी स्टोर है, उसका पाथ मैं कॉपी करके शीट 4 में लगा दूंगी। तो ये जो है मेरी शीट 4 में शीट 1 की लिंक जो है वो रेफ़र हो गई इस तरीके से। और अगर आपको माउस का यूज़ करना है तो आप जो है हाइपर लिंक के थ्रू कर सकते हो। हाइपर लिंक क्या होती है कि आप उस स्प्रेडशीट की लिंक को कॉपी करोगे और उस लिंक को अपनी, या फिर उस, जैसे मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, कोई स्प्रेडशीट ऑनलाइन है, या फिर दूसरी फाइल्स हैं, या फिर ऑनलाइन ही कोई वेबसाइट की लिंक है और ऑनलाइन ही कोई स्टफ़ है, तो उनकी लिंक को कॉपी करके आप जो है अपनी शीट में लगा सकते हो और फिर आपकी हाइपर लिंक हो जाएगी। जैसे आपने देखा तो है कि कितनी सारी जगह पर अगर मैं ये वर्ड डॉक्यूमेंट भी दूँ आपको जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, उसके
उसके लास्ट में भी आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस लिंक पे जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। तो सेम वही सारी चीज़ें हाइपरलिंक्स होती हैं कि उन लिंक्स को क्लिक करके जिस चीज़ की वो लिंक होगी आप वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो वहीं से अगर आपको माउस का यूज़ करना है दूसरी शीट को रेफ़र करने के लिए, ठीक है, तो फिर आप हाइपरलिंक का यूज़ भी कर सकते हो। आप जो है वेबसाइट पे या जिस भी चीज़ की वो लिंक होगी वहाँ पर रेफ़र हो जाओगे। अब हाइपरलिंक्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट लिंक और एक होती है रिलेटिव लिंक, ठीक है। एब्सोल्यूट लिंक क्या होती है, जैसे मान लो आपने किसी चीज़ की हाइपरलिंक लगा दी अपने मेन स्प्रेडशीट में और आपने उसको पाथ ज़रूर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हमने उसका पाथ दे दिया, ठीक है, हाइपरलिंक का बेसिकली मतलब कि स्प्रेडशीट का हमने पाथ दे दिया, वो स्प्रेडशीट खुल जाएगी। लेकिन अगर वो पाथ उसका डिसमिस हो गया, मान लो अब मैंने कहीं और किसी दूसरे फोल्डर में उस स्प्रेडशीट को प्लेस कर दिया, लेकिन लोकेशन तो मैंने पहले वाली जगह की डाली है, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट लिंक जो है काम करना बंद कर देगी। और रिलेटिव लिंक क्या होती है, विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। For instance, if you have two spreadsheet in the same folder which is linked to each other and you move the entire folder, जैसे मान लो हमारे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारी दो शीट है, शीट 1 है और शीट 2 है, और ये दोनों मैंने आपस में लिंक की हुई थी। अब मैंने पूरा फोल्डर ही कहीं और शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर इसकी पूरी लोकेशन चेंज हो गई। तो फिर इस फोल्डर की लिंक अगर आपने कहीं लगाई होगी एज अ वे ऑफ हाइपरलिंक, तो फिर रिलेटिव हाइपरलिंक। और मान लो अगर आपने वो फोल्डर ही कहीं पे दूसरी न्यू लोकेशन पे चेंज कर दिया, तो हाइपरलिंक जो है वो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वो ब्रेक नहीं होगी। फर्स्ट में क्या हो गया था कि अगर टारगेट मूव कर जाएगा तो फिर वो वर्क करना बंद कर देगी एब्सोल्यूट लिंक, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आपने टारगेट लोकेशन चेंज कर दी, ठीक है, तो फिर हाइपरलिंक जो है वो ब्रेक नहीं करेगी। नेक्स्ट इज लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा। मान लो अगर आपका कोई एक्सटर्नल डाटा है, जैसे कि अगर आपका कोई HTML डॉक्यूमेंट है, आपको वो इंसर्ट, जैसे आपके पास कोई HTML डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर टेबल हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो आपको अपने टेबल में वो HTML डेटा डालना है, तो उसमें भी आप लिंक कर सकते हो, है ना, या तो नेविगेटर के थ्रू या फिर एक्सटर्नल डाटा डायलॉग की वजह से। यू कैन इंसर्ट टेबल फ्रॉम HTML डॉक्यूमेंट एंड डाटा लोकेटेड विद इन नेम्ड रेंज फ्रॉम एन। तो कोई भी अगर आपका HTML डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका टेबल इंसर्ट करना है, तो आप वो भी अपना स्प्रेडशीट में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल डाटा जो भी है वो आप कर सकते हो। और मान लो आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड डाटा सोर्स है, उसको आपको लिंक करना है, तो वो भी आप हाइपर लिंक के थ्रू लिंक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे डेटाबेस है, दूसरे डाटा सोर्सेज हैं, आप वो भी वर्कशीट में लिंक कर सकते हो। मतलब कुछ भी अगर आपको अपनी वर्कशीट में स्प्रेडशीट में लिंक करना हो, चाहे वो कोई लिंक ही हो गई, कोई वेबसाइट की लिंक हो गई, कोई फ्रेम की लिंक हो गई, कोई रजिस्टर्ड डाटा सोर्स हो गया, तो वो जो है आप सब कुछ लिंक कर सकते हो। कोई टेबल लिंक करना है तो वो भी लिंक कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट सेशन है हमारा शेयरिंग वर्कशीट डाटा। आपको वर्कशीट डाटा को शेयर करना है, वो आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो अब जैसे हम सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं आजकल स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, तो क्या करते हैं, आपसे जल्दी जल्दी एडिटिंग या फिर आपकी डिटेल्स लेने के लिए हमारी टीचर जो है वो एक स्प्रेडशीट शेयर कर देती है, जिसमें सारे बच्चे अपनी डिटेल्स डालते हैं, ताकि जो डाटा एंट्री है वो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, और डिटेल्स भी मिल जाए स्कूल वालों को। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो वर्कशीट को शेयर करने में हेल्प करती है, ताकि जो है यूज़र्स उसको फटाफट से एक ही टाइम पे यूज़ कर सकें और फटाफट स्पीड अप डाटा एंट्री वहाँ पर पॉसिबल हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है शेयर कर सकते हो अपनी स्प्रेडशीट को, ये भी करके देख लेना। नेक्स्ट इज, अगर आपको अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करना है तो सेव करना है तो कैसे करोगे, Ctrl+S दबा दो, ठीक है, या फिर आप फाइल के ऑप्शन में जाके भी सेव एज का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर सकते हो। बहुत अलग अलग तरीके हैं सेव करने के भी। रिकॉर्ड चेंजेस, मान लो अगर आपने स्प्रेडशीट को शेयर कर दिया और बच्चों ने काफ़ी सारे चेंजेस एडिटिंग करी, और आपको ये देखना है कि आप किस सेल में बच्चे ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, पर्टिकुलर बच्चे ने, तो आप जो है उन चेंजेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर बच्चे ने इस सेल में पहले ये भरा था, अब जो है ये डाटा फिल कर दिया, तो आप चेंजेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। आप उन चेंजेस को देख भी सकते हो, व्यू भी कर सकते हो कि क्या क्या किस किस ने डाटा चेंज किया है, पहले क्या था अब क्या है ना। अगर आपको मान लो किसी बच्चे से कोई डेटा चेंज कराना है, तो आप जो है वहाँ पर उस बच्चे को बताने के लिए कमेंट भी ऐड कर सकते हो कि ये इस जगह पर ये डाटा लिख दो, मतलब कुछ बताना हो उस बच्चे को तो कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है।
और आप अपने कमेंट को एडिट भी कर सकते हो। मान लो आपसे कुछ गलत कमेंट लिखा गया तो आप उसको एडिट कर सकते हो। एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस, अब जो है मान लो आपने एक टाइम दिया था बच्चों को कि इस टाइम तक अपने डाटा को कर लेना पूरा, ठीक है, फिलअप कर लेना, उसके बाद आपको टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा, तो फिर आपने चेंजेस को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया या फिर आपने कुछ टाइम के लिए विंडो और खोल दी कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर दो, तो वो भी आप कर सकते हो। मर्जिंग वर्कशीट, आप एक वर्कशीट में बहुत सारी वर्कशीट को मर्ज भी कर सकते हो, इकट्ठा ला सकते हो, तो वर्कशीट मर्जिंग हो जाता है। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर भी कर सकते हो। व्हेन शेयरिंग वर्कशीट, रिव्यूअर्स में फॉरगेट टू रिव्यू चेंजेस दे मेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भूल गए हो कि किस बच्चे ने क्या चेंज किया था किस जगह पर, तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर भी कर सकते हो, मतलब पहले क्या थी और अब क्या थी स्प्रेडशीट, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। सेशन नंबर 4 इज क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। अब मैक्रोज क्या होते हैं, बेसिकली ये कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ की स्ट्रोक होते हैं जो कि आप आगे के यूज़ के लिए पहले से ही सेव कर सकते हो। मान लो आपका कोई काम बार बार करना पड़ रहा है, कोई बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बार बार फॉर्मूला यूज़ करना होता है, तो मैक्रो क्या होता है, बेसिकली ये एक टाइप का हेल्पिंग टूल है हमारे लिए, जिसमें हम कुछ कमांड लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नंबर्स की फॉर्म में या फिर सिंबल्स की फॉर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में, जिसमें हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं कि हम जो है इस फॉर्मूला को बार बार यूज़ करते हैं, तो फिर वो हमें बार बार लिखना ना पड़े, एक ही क्लिक में वो सब सॉल्व हो जाए, तो ये होता है मैक्रो। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेप्स ये हैं, है ना। अब इसमें एक दो चीज़ रह गई थी जो कि मैंने NCERT से हेल्प लेके इसमें ऐड करी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपल मैक्रो, कि यहाँ पर आपने देखा है कि अभी तक मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं ऊपर वाले स्टेप्स में, ठीक है। अब आपको कैसे उसको स्टोर कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है, ठीक है। अब जो रिकॉर्डेड मैक्रो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न हो जाता है, जैसे मान लो आपने तो नॉर्मल लैंग्वेज में अपने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, लेकिन वो स्टोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए, है ना। लेकिन अगर आपको उस मैक्रो को ऑर्गेनाइज करना है, किसी अच्छी सी जगह पर रखना है ताकि आप उसको बार बार अच्छे से यूज़ कर सको, तो फिर आप जो है लिब्रे ऑफिस बेसिक में जाके मैक्रो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मैक्रोज को किसी अच्छी जगह, किसी लाइब्रेरी वगैरह में आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये पढ़ना था। दूसरा हमें ये करना है मैक्रो एज अ फंक्शन, ठीक है। अब आप एक सिचुएशन समझो जहाँ पर आपको कैलकुलेशंस बार बार करनी पड़ रही है, ठीक है, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा पे सेम फॉर्मूला यूज़ करना है अलग अलग शीट में, और आपके लिए कोई फंक्शन नहीं है कि सेम ही काम मैं बार बार कर रहा हूँ हर 2-2 मिनट में, तो ये सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होगी कि कैलकुलेशंस के लिए इतने फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे मुझे, वो भी सेम बार बार। तो आपको उस फॉर्मूला को रिमेंबर करने से अच्छा और फॉर्मूला को टाइप बार बार करने से अच्छा मैक्रो जो है वो एज अ फंक्शन यूज़ किया जाता है। आप जो है एक मैक्रो अपना बना सकते हो जिसमें आप पर्टिकुलरली लिख दो कि आपका क्या कैलकुलेशन है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो, क्या फॉर्मूला है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो, क्या वो टास्क है जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो, उसका एक मैक्रो बना लो, ठीक है। और मैक्रो जो है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कुछ नंबर भी हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट भी हो सकते हैं, कुछ लॉजिकल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स, अरेज, एरर वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल, या सेल रेफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है आर्ग्यूमेंट कॉन्स्टेंट, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट का मतलब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ऑपरेशंस लगा सकते हो, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड लगा सकते हो, और अपनी कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हो। इस तरीके से आप ले लो कि आप आर्ग्यूमेंट्स नंबर होते हैं, नंबर के ऊपर आप ऑपरेशंस लगा सकते हो, फॉर्मूलाज लगा सकते हो, और कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग मैक्रो एज अ फंक्शन। तो इस तरीके से ये 2 टॉपिक रह गए थे नोट्स में जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। आर्ग्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं क्या होते हैं, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये आज का चैप्टर। इसको प्रैक्टिकली सॉल्व ज़रूर करके देख लेना। ये सारे के सारे आप स्टेप्स डाउनलोड कर लो। कैल्क सॉफ्टवेयर जो होता है ना स्प्रेडशीट का, उसके हिसाब से स्टेप्स लिखे हुए हैं, वहीं पर आप ये परफॉर्म करके देखना ताकि आपको स्टेप्स भी याद हो जाए, और थ्योरी मैंने आपको बताई दी कि क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।